राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और कसान के हाल चाल, सवानंद मंगल हो आपका। ठीक है, अब देखो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों पॉलीमर यानी बहुलक के बारे में, है ना, जिसमें इसकी एक इकाई एकलक कहला रही थी। उसमें आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले प्राकृतिक बहुलकों के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर आपने एक उदाहरण आपने देखा था दोस्तों, आपके जो है रबर के बारे में, जिसे आइसोप्रीन उसका एकलक था। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे अपन संश्लेषित। किसके बारे में दोस्तों? संश्लेषित बहुलक। और भी अपन ने कई एग्जाम्पल देखे थे, सेल्यूलोज है आपके, अच्छा स्किन वगैरह, ये सबके सब जो है दोस्तों, स्टार्च वगैरह, ये आपके सब प्राकृतिक बहुलक के अंदर आते हैं। प्राकृतिक वो क्या, आइसोप्रीन जो था दोस्तों, लेटेक्स से जो प्राप्त किया जा रहा था, वो आपका क्या था दोस्तों? प्राकृतिक रबर था। ठीक है, अपन इसमें संश्लेषित रबर भी पढ़ेंगे, जो कि आपके संश्लेषित बहुलक का एक भाग होगा। ठीक है ना, ब्यूनास ब्यूनाइन पढ़ेंगे अभी सबसे पहले अपन लेते हैं संश्लेषित रेशे यानी फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर जिसे अपन कह सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर यानी इसको सिंथेसाइज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा दोस्तों बनाया जा रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहला चित परिचित उदाहरण आप सब जानते हो दोस्तों, उसका नाम है नाइलॉन। क्या नाम है दोस्तों? नाइलॉन। और नाइलॉन का भी क्या है दोस्तों? नाइलॉन 66। ठीक है, क्लियर बात। अब नाइलॉन 66, सबसे पहले तो देखो नाइलॉन क्यों पड़ा नाम। देखो दोस्तों, नाई जो है ना, NY और LON, ध्यान रखना, नाई से ये अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है दोस्तों, और लोन से लंदन, इन दोनों शहरों के कारण इसका नाम पड़ा नाइलॉन। ठीक, ये कोई रोचक चीज नहीं, एग्जाम में नहीं पूछी जा रही आपसे, और यार मार साहब कहीं जोरदार बात बता दी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ऐसे वहां एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पूछेंगे क्या साहब? ये सबसे पहली बात तो पहला संश्लेषित क्या है दोस्तों? रेशा है। पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है दोस्तों? आपका नाइलॉन 66। पहली बात समझ में आएगी। एक तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, दूसरा यहां पर प्रश्न जो पूछा जाता है कि भाई इसे 66, यहां पे 66 क्यों आया है? यानी इसके अंदर दो तत्व मिलेंगे दोस्तों, दो यौगिक मिलेंगे, दोनों में कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 और 6, यानी दो तत्व मिलेंगे दोस्तों, दो तत्वों में इसमें कार्बन की संख्या क्या है दोस्तों? 6 और 6। पहला जो 6 कार्बन वाला है वो है एडीपिक अम्ल। एडीपिक अम्ल क्या है नाम दोस्तों? एडीपिक अम्ल। ठीक है, दूसरा 6 वाला क्या? हेक्सामेथिलीन। हेक्सा मतलब दोस्तों 6 ही होता है। हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन, एमीन मतलब NH2 ग्रुप आएगा दोस्तों। कौन सा ग्रुप आएगा? एमीन का मतलब NH2 ग्रुप। अब यो साहब एडीपिक अम्ल कई है साहब, आप तो क्या बताओ एडीपिक अम्ल क्या है? देखो अम्ल का मतलब यहाँ सबसे पहले ध्यान रखना होगा अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल के यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आएगा दोस्तों, यानी COOH ग्रुप आएगा। सबसे पहले एडीपिक अम्ल, दोनों कार्बन, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कार्बन आता है, अब दोनों तरफ COOH समूह जुड़ेगा, ये 2 कार्बन तो इसी के हो गए। अब मेथिलीन जो मेथिल ग्रुप है उसके कितने कार्बन रह गए दोस्तों? 4 कार्बन। तो आप में मेथिलीन ग्रुप के 4 कार्बन, और इधर आपने क्या कर दिया दोस्तों? ये इस प्रकार से आपने COOH ग्रुप को क्या कर दिया? यहाँ पर जोड़ दिया। COOH समूह को क्या कर दिया दोस्तों? यहाँ पर जोड़ दिया। देखो COOH जोड़ दिया, बीच में मेथिलीन। ठीक है, टेट्रामेथिलीन, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हेक्सामेथिलीन का सूत्र क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो हेक्सामेथिलीन है, यानी CH2 समूह कितने हैं साहब? 6 है साहब। आ गई बात समझ। डाइएमीन, एमीन मतलब NH2 ग्रुप, और डाई मतलब 2, यानी इसके अंदर NH2 समूह और इधर भी NH2 समूह दोस्तों। देखो मैंने इसको इस प्रकार से इसलिए लिखा दोस्तों कि यहाँ क्या होगा, देखो H2O जल का अणु बन रहा है, और ये जल का अणु क्या हो जाएगा दोस्तों? बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही जल का अणु बाहर निकला, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये OH, ये CH2, मैंने ऐसे का ऐसा H लिखा है, COO, और देखो यहाँ से OH निकला है तो ये खत्म, और इधर दोस्तों देखो NH समूह जुड़ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया, और ये CH2 जो है हेक्सामेथिलीन और ये NH2 समूह यहाँ पर दोस्तों जुड़ गया। क्लियर मामला। और जब इसका आप देखो, ये मैंने बताया था ये N, और जब आप इसका बहुलक बनाते हो ना दोस्तों, तो अगर मान लो फ्री वैलेंसी जोड़ दी, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ लग जाता है दोस्तों N, यानी ये एकलक हुआ दोस्तों।
और इस एकलक से जो ऐसे कई एकलक मिलकर क्या बनाएंगे, बहुलक। और किसका बहुलक बना रहे दोस्तों, नाइलॉन 66। खूब सारे इसका यूज है, आप रेसे बना सकते हो, कपड़े बना सकते हो, खूब सारी बॉल बीयरिंग के अंदर ये चीजें काम में आती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या, सबसे पहले तो पहला संश्लेषित रेशा नाइलॉन 66, ठीक है। नाइलॉन क्यों नाम पड़ा बता दिया, न्यूयॉर्क और लंदन शहर के कारण। और 66 का मतलब क्या हो गया, 6 कार्बन की 6 कार्बन की श्रृंखलाएं यहाँ पर मिलकर एक तत्व बनाएगी दोस्तों, एक एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइमीन। ये पूछे जाते हैं दोस्तों, ये आपको याद करना होगा। और ये इस प्रकार से किस एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और एक एकलक का निर्माण किया जाता है, उस एकलक से बहुलक का निर्माण। ऐसे कई सारे एकलक मिलकर क्या कर दिए जाते हैं दोस्तों, बहुलक के निर्माण कर दिए जाते हैं। आई बात समझ में, क्या मैं इसको एक बार लिखा दूं? हाँ सर लिखा दो, एक एक करके लिखा दो, है ना। हाँ प्यारे टाबरो, छापो देखो, है ना, शानदार लिखा दिया नाइलॉन 66। मेटर ऐसा मिलेगा नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाओ लेकिन आप, ठीक है। अगला वाले टॉपिक पे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्तों, अगला आपका जो कृत्रिम रेशा है वो है टेरिलीन। क्या है दोस्तों, टेरिलीन। अब देखो टेरिलीन क्या है, टेरिलीन में भी दो यहाँ पर आप यौगिक लेंगे और दो यौगिकों को मिलाकर एक एकलक बनाएंगे और उसकी लंबी श्रृंखला क्या कहलाएगी आपके दोस्तों, टेरिलीन। अब इसमें होता क्या बेसिकली, जैसे आपने देखा कि वहां पर यहाँ पर दोस्तों एथिलीन था और एथिलीन की तरफ आपने 2 COO समूह जोड़े थे दोस्तों, ठीक है ना। इससे पहले जो आपने देखा था नाइलॉन 66 में। लेकिन यहाँ पर टेरिलीन में इस एथिलीन की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बेंजीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेंजीन, है ना। और इसको बेंजीन आ जाएगा और इधर आप COO समूह जोड़ देंगे दोस्तों, है ना, इधर भी COO समूह जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा टरथेलिक अम्ल, टरथेलिक अम्ल, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा टरथेलिक अम्ल और दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपके एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH और CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकोल। सेम वही प्रोसेस होगी दोस्तों कि यहां से OH क्या होगा, एक H और एक H, मतलब एक OH और H, ये दोनों मिलकर H2O का निर्माण करते हैं और H2O निकल जाएगा बाहर की तरफ। और इनको मिला के, यानी इनको जो मिला के दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, अगर बेंजीन की संरचना में या इस प्रकार से बना दूं और इनको मिला के दोस्तों यहाँ पर देखो COO और फिर ये O बचा दोस्तों और इधर से CH2 समूह और फिर CH2OH, ठीक। फिर इधर से बात करते हैं, यहाँ पर वापस अपन जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड से और देखो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि आगे से फिर से इसका OH जाएगा और आगे का इसका H जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई ना। तो यानी ये जब बहुलक बनाएंगे तो इस OH को नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये फ्री वैलेंसी होगी। इस प्रकार से इधर से भी जब इसका बहुलक बनाएंगे तो इसका H जाएगा, भाई इसका OH गया इधर से तो इसका H जाएगा, तो इधर से H चला गया। इस प्रकार से इसको यहाँ N से दर्शा देते हैं, यहाँ इसको N से इधर इतनी संख्या को दर्शा देते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आपका टेरिलीन यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, टेरिलीन। इस प्रकार से आपको क्या मिल जाता है, टेरिलीन मिल जाता है। अब आप एक आता दोस्तों पॉलीएस्टर, क्या था दोस्तों, पॉलीएस्टर। अब याद करिए आपको जो मैंने बताया था कि एस्टर कहाँ से प्राप्त हो रहे थे। हाँ मार्ट साहब यार आप बात की यार, एक बार ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH और एक एल्कोहल, हाँ साहब बिल्कुल सही किया आपने, एसिटिक एसिड लिया था आपने और एक एल्कोहल लिया था आपने, है ना, C2H5OH। इस प्रकार से यानी इस ऑक्जेलिक, है ना, ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कह सकते हो और एल्कोहल, इन दोनों से मिलाकर किसका निर्माण हो गया दोस्तों, एक सुगंधित पदार्थ का निर्माण होता जिसका नाम था दोस्तों एस्टर। क्या निर्माण था दोस्तों, इसका निर्माण क्या था, एस्टर। अब एस्टर, बहुत सारे एस्टर मिलेंगे तो क्या बना देंगे, पोली। पोली यानी अपनी बात वही की थी, पोली, ठीक है ना, पोली यानी बहुत अधिक। तो यहाँ पर बहुलक, जिसे अपन यही कह रहे हैं पॉलीमर, तो बहुत सारे एस्टर मिलकर किसका निर्माण कर देंगे दोस्तों, पोली एस्टर का। समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एकलक जो बनेगा दोस्तों, इसके अंदर 2 आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 2 एल्कोहल के ग्रुप मिलकर एक एस्टर का निर्माण करेंगे और ये एस्टर, कई सारे एस्टर मिलकर आपके पोली एस्टर का निर्माण करेंगे। आप इनके उपयोग बहुत अच्छी तरीके से, तो ये कपड़ा रेशा वगैरह जो चीजें हैं इस तरीके से भी लिखा देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका शानदार जहां से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वो है रेयन। क्या दोस्तों, रेयन। रेयन को सबसे पहली बात देखो, अपन ने सबसे पहले नाइलॉन 66 के बारे में लिखा कि पहला मानव निर्मित रेशा या पहला संश्लेषित किया गया रेशा। लेकिन रेयन के लिए क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक बहुलक
यानी प्राकृतिक बहुलक या प्राकृतिक जो वस्तु है उससे प्राप्त किया गया पहला कृत्रिम रेशा। आई बात में हो साहब। अब ये किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? सेल्यूलोज। किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? सेल्यूलोज। अब आप जानते हो दोस्तों कि सेल्यूलोज जो है ये एक प्राकृतिक बहुलक है। समझ में आ गई ये बात? ठीक थी। प्राकृतिक बहुलक यानी प्रकृति से प्राप्त किए गए पदार्थ से जो पहला रेशा निर्मित किया गया वो कौन था दोस्तों? रेयन। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछते हो और चोरा चोरी पागल हो जाओ है ना, डॉक्टर तो पूछो साहब पहलो प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक पदार्थ तो बड़े हो गए रेशो कस्यो है वो तो रेयन वो लगा जाओ नायलॉन से। ओ मार साहब तो गए पहलो संश्लेषित केवल ये बीच की चीज तो भूल जाओ प्राकृतिक बहुलक और सीधो जाट होगा नायलॉन से मजा आएगी और मान लो आंसर की देखो ओके माता पकड़ ले ना। फिर मैं मार्ट साहब ने गाड़िया काटे साला मार्ट साहब ही गलत बताती हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, बारीकी से अपने को एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। तो रेयन जो है दोस्तों बनाते हैं किससे? सेल्यूलोज से। अब इस क्रिया में क्या करते हैं देखो, जो सेल्यूलोज आपको पता है कि लकड़ी होता है, लकड़ी की लुगदी से जो अपन कागज बनाते हैं ना, या तो कागज को गला लिया जाता है दोस्तों, कागज भी सेल्यूलोज से ही बनता है। तो सेल्यूलोज को या फिर लकड़ी के जो कास्ट की जो लुगदी होती है ना उसको लिया जाता है। लुगदी को तो डायरेक्ट रेसे बना नहीं सकते, तो इसकी कोई ना कोई यानी जो कास्ट लुगदी है दोस्तों, इस कास्ट की लुगदी या फिर कागज की जो लुगदी होती है दोस्तों, ये भी सेल्यूलोज होता है इसमें, है ना लुगदी। इस लुगदी को क्या किया जाता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आप सब जानते हो इसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन पढ़ चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको उपचारित किया जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद में इसको क्या किया जाता है? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है ना, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड से इसको गुजारा जाता है दोस्तों। यानी दो बार इसको उपचार किया गया, किस किस से? पहली बार NaOH से, फिर कार्बन डाइसल्फाइड है ना, कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित किया गया। इसके बाद में एक महीन पाइपलाइन होती है दोस्तों, महीन पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन छिद्र युक्त पाइपलाइन है दोस्तों, ये पाइपलाइन होती है। इस बहुत महीन बारीक पाइपलाइन से क्या किया जाता है दोस्तों? इसको गुजारा जाता है। और इसके अंदर क्या प्रवेश कर किस में गुजारा जाता है दोस्तों? इसमें भरा जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके अंदर क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से इसको गुजारा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जैसे गुजारेंगे दोस्तों पतली बारीक लाइन से, तो ये क्या हो जाएंगे? महीन रेशे यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे, महीन रेशे आपको शानदार तरीके से फाइन फाइबर्स आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या किया अपन ने? सबसे पहले याद रखना किससे बना? सेल्यूलोज से, जो कि प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक से बनने वाला पहला कृत्रिम रेशा रेयन है। अब इस जो रेयन है दोस्तों, इसको पहले सबसे पहले या तो कास्ट की लुगदी बना दी जाती है या फिर कागज की लुगदी बना दी जाती है। सबसे पहले NaOH फिर कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इसके बाद में पाइपलाइन प्लस H2SO4 में से इसको गुजारा जाता है। तो आपको क्या प्राप्ति हो जाते हैं? महीन रेशे यानी बारीक बारीक शानदार फाइन फाइबर्स आपको प्राप्त हो जाते हैं। यू विल गेट द फाइन फाइबर्स आफ्टर दिस टाइप मेनी प्रोसेस, है ना। फर्स्टली वी केम थ्रू द किसके? NaOH और आफ्टर डेट CS2 एंड आफ्टर डेट एक बिल्कुल पाइपलाइन एंड H2SO4। इसके बाद में आपको महीन रेशे प्राप्त हो जाते हैं ना। जैसे कि आओ इंग्लिश बोल रही है दोस्तों ना, ज्यादा ना हो, ज्यादा कहीं दिक्कत हो ना, आप तो छापो। अब आप आके करा दोस्तों, अब एक बार आप आके करा लिखना है ना, एक बार लिखना है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आप। हाँ दोस्तों छापो एक बार ना, टेरिलीन और पॉलीएस्टर लिख दिया है। अब रेयन और कार्बन फाइबर्स के बारे में मैं इसमें लिख देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर इसको भी लिख देता हूं, ठीक है। हाँ देखो दोस्तों, अब मैंने यहाँ लिख दिया, देखो रेयन के बारे में बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब निर्माण प्रक्रिया भी मैंने यहाँ लिख दी है, इसके बाद इसके उपयोग लिख दिए, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने में भी, ये थोड़ा ध्यान रखना इसका उपयोग, बाकी उपयोग नहीं पूछे जाते हैं। एक कार्बन फाइबर है दोस्तों, ये बेसिकली जो फाइबर अपन ने संश्लेषित किए हैं वही है, लेकिन कार्बन की लंबी श्रृंखला इसके अंदर, और इसका संक्षारण दोस्तों ये खराब नहीं होता। अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो संश्लेषित जितने भी रेशे हैं ना, इनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके कार्बन फाइबर का मतलब ही दोस्तों रेशे ही होता है ना, कार्बन रेशे प्राप्त किया जाता है। इसके यूज बहुत अच्छे यूज होते हैं दोस्तों, बहुत मजबूत होता है ये कार्बन फाइबर। तो खेलकूद सामग्री और अंतरिक्ष यान, देखो सोचो मतलब किसमें काम आ रहा है? अंतरिक्ष यान सामग्री बनाने में काम आ रहा है, यानी बहुत ही मजबूत होता है और सबसे बढ़िया क्वालिटी होता है इन
ये जो रेसे होते हैं इनका संचरण यानी कोरिजन यानी खराब नहीं होते दोस्तों, ये ना इसमें किसी मान लो हवा पानी किसी का भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कार्बन फाइबर बहुत सर्वश्रेष्ठ किस्म के फाइबर होते हैं, महंगे भी आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कि अपन ने रेसों के बारे में पढ़ा है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ओके, जय श्री राम। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका दोस्तों।